हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम सेल ऑफ गुड चेक कर रहे थे। हमने पहले सेक्शन 26 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन 27 से स्टार्ट करके आगे करेंगे। सेक्शन 27 क्या कह रहा है? सेल बाय पर्सन नोट द ऑनर। अब क्या रूल है कि जो पर्सन किसी चीज का मालिक नहीं है वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। हमने पहले भी किया था कि इम्प्लाइड कंडीशन रहेगी कि भाई जो चीज वो बेच रहा है वो उसका टाइटल परफेक्ट था। तो अब अगर कोई ऐसा पर्सन जो ओनर नहीं है उसने चीज को बेच दिया, गुड्स को बेच दिया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो अब यहाँ पे बायर का जो टाइटल है वो गुड टाइटल नहीं होगा। बायर एक्वायर्स नो गुड टाइटल। द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल देन द टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर है। जो सेलर के पास टाइटल था, मान लीजिए सेलर के पास लाइसेंस था किसी चीज का, तो वो लाइसेंसी ही बनेगा और नहीं, उसका टाइटल एज ओनर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो ओनर है गुड्स का, अगर उसने अपने कंडक्ट से ऐसा सामने वाले बंदे को शो किया है कि भाई जो पर्सन तुम्हें चीज बेच रहा है उसके पास राइट है बेचने का, तो तब फिर जो बायर है वो एक गुड टाइटल एक्वायर करेगा। अदरवाइज जो सेलर है अगर उसके पास अच्छा टाइटल नहीं है तो वो अपने से बेटर टाइटल पास नहीं कर सकता। लेकिन इसकी एक प्रोवाइजो है कि अगर जो मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, अगर वो ओनर की कंसेंट के साथ किसी गुड्स के पोजेशन में है और उसके गुड्स का उनका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी उनके पास है, तो अगर वो सेल कर रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी जरूरी है कि वो जो सेल कर रहा है व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो वैलिड होगी सेल। ठीक है, एज इफ इट वाज, हम वहां पे क्या कंसीडर करेंगे कि ओनर ने उसको एक्सप्रेसली ऑथोराइज किया हुआ है कि भाई आप मेरी चीज को सेल कर सकते हो। पर इसमें फिर एक प्रोवाइजो है कि जो बायर है उसने गुड फेथ में वो चीज खरीदी की होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसको पता नहीं होना चाहिए कि सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। ठीक है, अगर उसे पता है तो फिर वो बेटर टाइटल एक्वायर नहीं करेगा। सेक्शन 28 क्या कह रहा है? सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। अगर एक ही चीज के कई ओनर्स हैं, ठीक है, और उनका पोजेशन सिर्फ एक ओनर के पास है बाकी सारे ओनर्स की परमिशन के साथ, तो अब अगर वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वहां पे जो बायर है वो बेटर टाइटल एक्वायर करेगा। लेकिन फिर प्रोवाइजो क्या है कि भाई वो गुड फेथ में उसने खरीदी हुई होनी चाहिए और उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे नोटिस नहीं होना चाहिए कि अकेले जो सेलर है उसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने की। ठीक है, नेक्स्ट है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी वही चीज है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं? जिस टाइम पे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने कोई चीज एक्वायर कर ली, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और सामने वाले पर्सन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अब नलिफाई करवा दिया है, तो वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम मैंने किसी चीज सामने वाले पर्सन को कोई चीज बेची है उस टाइम पे जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो रिसीव नहीं हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ था, तो बायर के पास एक गुड टाइटल एक्वायर करेगा वो। लेकिन फिर वही प्रोवाइजो, गुड फेथ में हुआ होना चाहिए और उसको नोटिस नहीं होना चाहिए कि सेलर का टाइटल है जो वो डिफेक्टिव है। फाइन। सेक्शन 30, सेलर एंड बायर in possession after sale where a person having goods sold। अब मान लीजिए मैंने किसी को कोई चीज मैं सेलर हूं, मैंने किसी को कोई चीज बेच दी है, ठीक है, उसके बाद भी उन गुड्स का पोजेशन मेरे पास कंटिन्यूड है, तो वहां पे अब अगर वो चीज मैं फिर से रीसेल कर रही हूं तो अब नए बायर का क्या टाइटल होगा उस चीज की हमने बात करनी है।
तो वही, अब अगर किसी ने गुड्स सेल कर दी है और उसका पोजेशन उसके पास है और प्लस या फिर टाइटल ऑफ गुड्स उसके पास है, ठीक है, वो पर्सन खुद, बाय दैट पर्सन, या उसका मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है, उसके लिए जो काम कर रहा है, ठीक है, वो चाहे उस चीज को दोबारा से सेल कर रहा है या प्लेज कर रहा है या किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो अगर वो जो सामने वाला पर्सन है, जो सेकंड बायर या सेकंड प्लेजियर जो भी है, अगर वो उसको गुड फेथ में एक्वायर कर रहा है और प्रीवियस सेल उसका उसके पास नोटिस नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, उसके पास एक बेटर टाइटल जाएगा, ठीक है। और आगे है कि अब यहाँ पे हमने सेलर की बात की है, ठीक है, ये हमने सेलर की बात की है जिसके पास बेचने के बाद भी पोजेशन है। अब यहाँ पे बायर की बात कर रहे हैं, उसने चीजों को खरीद लिया, ठीक है। बाय की डेफिनेशन क्या है, हु बाइज और एग्रीज टू बाय, तो अब यहाँ पे वोट और एग्री टू बाय गुड्स है, ठीक है। उसने पोजेशन ले लिया या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ले लिया और आगे वो विदाउट पेमेंट, जब तक उस प्रॉपर्टी उसमें पास नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उसने उस चीज को सेल कर दिया, प्लेज कर दिया या कोई और डिस्पोजिशन कर ली, तो जो बंदा उससे खरीद रहा है, गुड फेथ में खरीद रहा है और विदाउट नोटिस ऑफ एनी लियन और अदर राइट ऑफ ओरिजिनल सेलर, जो ओरिजिनल सेलर के टाइटल के नोटिस के बिना खरीद रहा है, तो उसका टाइटल क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट टाइटल होगा। सब्सिक्वेंट सेलर का जो सॉरी सब्सिक्वेंट बायर का जो टाइटल होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सेकंड क्लॉज किसकी बात कर रहा है, बायर की। फाइन, नेक्स्ट है चैप्टर 4, ये बात कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करना है, तो सेक्शन 31 डील कर रहा है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो क्या ड्यूटीज है, सेलर की ड्यूटी है कि उसने जो गुड्स बेची हैं उनको डिलीवर करे, और बायर की ड्यूटी क्या है, भी वो सही टाइम पे उनको एक्सेप्ट करे और उनकी पेमेंट करे। सेक्शन 32 क्या कह रहा है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस। कंकरेंट कंडीशंस क्या है कि एट द सेम टाइम वो चीज, दोनों चीजें इकट्ठी होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिख लेते हो, एग्री कर लेते हो, तब तो जो कंडीशंस आपने लिखी हैं वो फॉलो होंगी। अदरवाइज क्या है कि जिस टाइम सेलर ने चीज बेची है वो रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन होना चाहिए, और बायर है वो उसी टाइम पे प्राइस पे करने के लिए विलिंग होना चाहिए। बस यही दोनों चीजें हैं कि सेलर सेम टाइम पे डिलीवरी करने के लिए विलिंग होना चाहिए और बायर क्या है वो सेम टाइम पे उसकी पेमेंट करने के लिए विलिंग होना चाहिए। डिलीवरी क्या है, सेक्शन 33 डील कर रहा है डिलीवरी से, तो इस पे प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि डिलीवरी कौन से सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कौन से सेक्शन डील कर रहा है डिलीवरी से। तो डिलीवरी कैसे होगी, वैसे डिलीवरी का मीनिंग क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। लेकिन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जहां जो पार्टीज ने आपस में एग्री कर लिया कि मैं इस चीज को डिलीवरी कंसीडर करूंगा, तो जो भी चीज उन्होंने आपस में एग्री कर ली वो चीज डिलीवरी बन जाएगी। और डिलीवरी विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर और एनी अदर पर्सन, ये बायर के पोजेशन में हमने किसी चीज को मतलब उसके पोजेशन में दे दी है या फिर बायर के ऑथोराइज्ड पर्सन को दे दी है, ठीक है। सेक्शन 34 क्या है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अच्छा, पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट क्या होगा, अगर तो हमने कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने काफी बल्क में सामान खरीद लिया, वो मैंने उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मैं उसको डिलीवर कर रही हूँ बायर के थ्रू। मैंने मान लीजिए वो 10 ट्रक्स में आ रहा है, मैंने 10 के 10 ट्रक्स को लोड करवा दिया, पहला ट्रक मेरा चल पड़ा है, आगे सेकंड चलने के लिए तैयार है। तो अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, कि मैं सारे को डिलीवर करने के लिए रेडी हूं, मैंने उस चीज को प्रोसेस में डाल दिया,
तो अगर वहां पे पार्ट ऑफ गुड्स की डिलीवरी हो भी गई है तो हम क्या समझेंगे कि सारी की सारी गुड्स को मैंने डिलीवर कर दिया। लेकिन कई बार डिलीवरी ऐसे की जाती है कि मैं उसको जानबूझ के ही स्पेयर करना चाह रही हूँ कि पहले मान लीजिए पहले ट्रक की डिलीवरी हो गई, उसकी पेमेंट आ जाएगी, तभी मैं उसको नेक्स्ट ट्रक को रवाना करूंगी। तो ऐसे केस में मैं ये कंसीडर नहीं करूंगी कि ये पूरे के पूरे की डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। फाइन। सेक्शन 35 क्या डील कर रहा है? बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की जो सेलर है वो बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए जब तक कि बायर उसे नोटिस ना दे कि मुझे ये चीजें डिलीवर कर दीजिए। ठीक है। सेक्शन 36 क्या डील कर रहा है? रूल्स एज टू डिलीवरी। अब यहाँ पे क्या है कि बायर ने अप्लाई करना है या फिर बायर ने पोजीशन अपने आप लेना है या सेलर ने उसके पास चीज भेजनी है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? डिलीवरी कैसे होनी है ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिपेंड करेगा इन ईच केस। हर केस में जो उस केस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, उसके अकॉर्डिंगली हम डिलीवरी की टर्म्स एंड कंडीशन को डिटरमिन करेंगे। ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि डिलीवरी उसी टाइम पे हो जाती है जिस टाइम पे जहां उसी प्लेस पे हो जाएगी जहां पे गुड्स को बेचा गया है। ठीक है। एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। और अगर वो एग्जिस्टेंस, ये तो हो गई एग्जिस्टिंग गुड्स की बात, और अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अभी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो जिस टाइम पे जब वो मैन्युफैक्चरिंग जिस प्लेस पे होगी या प्रोडक्शन उसकी उन चीजों की जिस प्लेस पे होगी वो चीज वहां पे उस प्लेस पे हम कंसीडर करेंगे कि डिलीवरी होगी। फाइन। ये तब है जब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोविजन मेंशन नहीं की गई है कि हमने डिलीवरी ऐसे लेनी है या ऐसे करनी, तो वहां पे हम जनरल रूल क्या लेंगे कि जहां पे वो चीजें बेची हुई हैं या फिर इन फ्यूचर वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होंगी, जिस जगह पे वो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होंगी वो होगा प्लेस ऑफ डिलीवरी। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर ही बाउंड है कि उसने गुड्स को भेजना है बायर के पास लेकिन कोई टाइम नहीं फिक्स किया हुआ, तो सेलर ने उसको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर भेजना है। ठीक है। और अगर गुड्स सेल के टाइम पे थर्ड पर्सन के पोजेशन में है तो वहां पे डिलीवरी कब तक नहीं कंसीडर की जाएगी? जब तक वो थर्ड पर्सन एक्नॉलेज नहीं करता कि आज से मैं वो चीजें, पहले मैं सेलर के बिहाफ पे एक्वायर कर रखा था मैंने उनको, अब मैं आपके बिहाफ पे वो चीजें मेरे पास हैं। ठीक है। ओके। अगर हम डिलीवरी की डिमांड या डिलीवरी का टेंडर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर नहीं करते तो हम उसको इन इफेक्चुअल कंसीडर कर सकते हैं। ओके। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कि डिलीवरी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कौन जो डिलीवरेबल स्टेट में डालने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा, अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है तो वो कौन बॉर्न करेगा? सेलर। ठीक है। वैसे भी ये सेलर की ही ड्यूटी होनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी गुड्स बेचनी है, तो ये सेलर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालें। अब नेक्स्ट है कि अगर हम रॉन्ग क्वांटिटी को डिलीवर कर देते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होगा? सेक्शन 37 डील कर रहा है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। Where a seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell। अब उसने थोड़ी चीज भेजी है बायर को, तो बायर क्या कर सकता है? उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से उसको पे कर देगा। अगर उसने ज्यादा भेज दी, लार्जर देन भेज दी, तो बायर क्या कर सकता है?
वो एक्सेप्ट कर सकता है सारी की सारी को गुड्स को, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, उतने को रख सकता है जितने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी को वो रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शंस है, वो सारी की सारी को भी रख सकता है और जितनी उसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया उतनी रख के वो बाकी को रिजेक्ट कर दे, या फिर पूरे के पूरे को ही रिजेक्ट करे। अगर वो सारी की सारी को ही एक्सेप्ट कर रहा है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्राइस मेंशन किया उसके हिसाब से उसने एक्स्ट्रा वाले का पे करना है। और अगर सेलर ने बायर को ऐसी चीजें भेजी हैं जो कि डिफरेंट डिस्क्रिप्शन की हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं है, तो बायर क्या कर सकता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है उसके हिसाब से वो रख लेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा या पूरे को रिजेक्ट कर सकता है। और अगर लास्ट में है कि जो भी इसकी प्रोविजंस है, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस में कोई कस्टम है, कोई यूजेस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही इस प्रोविजन इस सेक्शन की प्रोविजंस चलेंगी। सेक्शन 38 क्या कह रहा है? इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। अब पहली चीज तो ये है कि जो बायर है वो बाउंड नहीं है वो इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी को एक्सेप्ट करे। पहली चीज तो जनरल रूल तो ये है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा गया है कि इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी होगी और उन हर डिलीवरी के लिए सेपरेटली पे किया जाएगा, ठीक है, तो वहां पे अगर सेलर कोई डिलीवरी कर नहीं रहा या डिफेक्टिव डिलीवरी कर रहा है या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा है, तो बायर या फिर बायर, यहाँ पे पहले सेलर की बात हो रही है कि उसने डिफेक्टिव डिलीवरी की है, यहाँ पे बायर की बात हो रही है कि वो निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी लेने से। तो फिर हर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इससे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना है, या फिर क्योंकि यहाँ पे सेवरल इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं तो वहां पे या फिर उस पर्टिकुलर ब्रीच पे हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यही है कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना है या सेपरेट उसको ब्रीच को हम कंपनसेशन क्लेम करना है, वहां पे हमने उसको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं मानना और उसको रेपुडिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर हमने पहले ही लिख लिया कि मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर भाई डिलीवरीज में कोई भी डिफेक्ट आ गया, चाहे किसी की तरफ से आ गया, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैं रेपुडिएट करूंगी, और दोनों पार्टी से उस पर एग्री करके साइन कर देते। तो अब अगर ब्रीच हो गई तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएटेड हो जाएगा। बट अगर मैं कह रही हूं कि अगर जो डिलीवरी गलत होगी उसके लिए मैं कंपनसेशन क्लेम करूंगी, मैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करूंगी, तो फिर सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट है कि अगर मैं किसी करियर या वॉर फिंगर को डिलीवरी कर देती हूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अकॉर्डिंगली सेलर ने गुड्स बायर को भेजनी है और गुड्स को मैंने किसी करियर या फिर करियर को चाहे बायर ने नेम किया है, मतलब बायर ने सुजेस्ट किया है कि भाई इसके पास भेज देना, चाहे नहीं किया है, लेकिन अगर वहां पे मैंने करियर और वॉर फिंगर को भेज दिया है इस पर्पस के लिए कि भाई मैं इसको बायर को भेजना चाह रही हूँ, ठीक है, तब ये माना जाएगा कि ये डिलीवरी टू बायर है, अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर। ओके, यहाँ पे अब चाहे बायर ने अगर नहीं कहा तो सेलर क्या करेगा, उसकी एक ड्यूटी है कि वो बायर के बिहाफ पे जो करियर है या वॉर फिंगर है उसके पास रीजनेबल क्या करेगा, एक तरीके से
जो गुड्स की नेचर को देखते हुए सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भैया आपने ये चीजें ऐसी हैं, टूटने वाली हैं। आपने कई बार कांच वगैरह का सामान देखा होगा, उस पे लिखा होता है स्पेशली कि इसको ऐसे ही रखना है या जो भी है। वो करियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई मैं बायर को आपने पहुंचाना और सेफली पहुंचाना है। और अगर सेलर ऐसा करने से चूक जाता है और वो चीजें रास्ते में टूट फूट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो फिर बायर क्या कर सकता है, क्योंकि उसने बायर के बिहाफ पे उसको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो बायर क्या कर सकता है, इसको मान सकता है कि मुझे तो डिलीवरी नहीं हुई है, या फिर भाई इसका जो खर्चा है वो सेलर ही देगा। ठीक है। और अगर जो गुड्स हैं वो सेलर द्वारा बायर को सी ट्रांजिट के थ्रू भेजी जा रही है, जहां पे ये कंपल्सरी है कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है, और अगर वो इंश्योरेंस ले लेता है सेलर, तो वो नोटिस देगा बायर, सॉरी इंश्योरेंस लेना जरूरी है, तो सेलर बायर को बताएगा भी भाई मैं तुम्हें सी ट्रांजिट के थ्रू ये भेज रहा हूं, आप इसको इंश्योर करवा लीजिए। अगर सेलर ये नोटिस बायर को नहीं भेजता और रास्ते में कोई नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेलर होगा, बायर नहीं होगा। लेकिन अगर सेलर ने नोटिस दे दिया बायर को, तो बायर होगा, वहां पे सेलर होगा। सेक्शन 40 रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस। अब यहाँ पे क्या है कि सेलर एग्री कर रहा है कि भाई मैं अपने रिस्क पे आपके जगह पे चीजें भिजवा दूंगा, मतलब जहां पे वो बेची गई वहां पे नहीं डिलीवरी कंसीडर कर रही, वो कह रहा है कि मैं अपने रिस्क पे आपके गोडाउन तक पहुंचा दूंगा। तो वहां पे रिस्क किसका होगा, क्योंकि वो अपने रिस्क पे ही कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो रिस्क है वो सेलर का है, वो बायर का नहीं है। सेक्शन 41, अब बायर्स राइट टू एग्जामिनिंग द गुड्स। अब अगर मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स बायर को भेज दी, तो बायर के पास क्या राइट है, बायर तो चेक तो करेगा ना जो सामान मैंने मंगवाया था वो मेरे पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये सेक्शन वही बात कर रहा है कि अगर उसने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं किया, तो तब तक एक्सेप्टेंस नहीं कंसीडर की जाएगी, डीम नहीं की जाएगी, जब तक उस बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एग्जामिन कर ले कि भाई जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली मुझे चीजें आ गई या नहीं। अब आगे क्या है कि when the seller tends delivery of goods to the buyer, he is bound on the request। यहाँ पे सिंपल सी बात है, उसी को घुमा के कहा गया है कि अब यहाँ पे उसने सेलर ने बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। ठीक है, तब तक उस चीज की एक्सेप्टेंस डीम नहीं की जाएगी। 42 क्या है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। पहली चीज तो बायर इंटीमेट करेगा सेलर को कि भाई मैंने चीजें रख दी हैं। ठीक है, या फिर जब गुड्स उसके पास डिलीवर हो चुकी हैं और उसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि ये कंसीडर हो कि मतलब उसने सेलर की ऑनरशिप के अगेंस्ट कोई इनकंसिस्टेंट कोई काम कर दिया,